नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम 9 से लेकर 12 तक की केमिस्ट्री, आगे फर्दर क्लासेस की केमिस्ट्री और कुछ और सब्जेक्ट्स डील कर रहे हैं। फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री। नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर के नाम में आप जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर एलिमेंट्स को ग्रुप्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। और अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि क्लास में जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो सारे के सारे बच्चों को क्लब करके एक ग्रुप बना देते हैं, और अगर स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो ड्राइंग वाले बच्चे अलग हो जाते हैं, डांस वाले बच्चे अलग हो जाते हैं। तो वो ड्राइंग वाले बच्चे क्या, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, डांस वाले बच्चे मतलब उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जिनकी सेम होती है उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, और इसी को कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब तो आप जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं और उनकी ग्रुपिंग इस तरीके से की गई है कि उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अब एटॉमिक नंबर को तवज्जो दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब तक एटॉमिक नंबर को ग्रुपिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, बहुत पुरानी बात है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले की बात है, हम उससे पहले की बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले क्या होता था, पहले एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की जाती थी। तो एटॉमिक मास क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है और आपके पास अलग अलग शेल्स होते हैं, राइट। तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप ये जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस की बात करते हैं, मास ऑफ द न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कहलाया जाता है मास ऑफ एन एटम या फिर एटॉमिक मास। इसी एटॉमिक मास के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले के जितने भी ग्रुपिंग किए गए थे एलिमेंट्स के, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किए गए थे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए सबसे पहले हम डोबो हाइनर की बात करते हैं। ये एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी के थे। जर्मन में इनको डोबो हाइनर कहेंगे, डोबो हाइनर। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इनका नाम पढ़ेंगे तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे डोबो राइनर, राइट। ठीक है, तो डोबो हाइनर या डोबो राइनर दोनों ही करेक्ट है, एक जर्मन में एक अंग्रेजी में। अब इनकी ट्रायड्स की बात करते हैं। डोबो हाइनर आपको पता है, ये तो हो गया हमारे साइंटिस्ट का नाम। ट्रायड्स का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने कभी अपने क्लास में सुना होगा कि वो जो 3 दोस्त होते हैं ना, उनको कहते हैं तुम्हारी तिगड़ी बहुत परेशान करती है। तिगड़ी यानी 3 लोगों का ग्रुप। ट्रायड्स अंग्रेजी में तिगड़ी को ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तिगड़ी में यानी एक ऐसा अरेंजमेंट जहां 3-3 एलिमेंट्स को साथ में ग्रुप किया गया है। और ग्रुप करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत हद तक मैच करती है, एक दूसरे से मैच करती हैं। तो डोबो हाइनर ट्रायड क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट एलिमेंट्स का या ऐसी ग्रुपिंग एलिमेंट्स की जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि डोबो हाइनर ने, पहले तो ये सुन लो कि डोबो हाइनर के टाइम पर 1829 में ये थ्योरी लेकर आए थे। आज हम 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। डोबो हाइनर के टाइम पर टोटल एलिमेंट्स जो उस समय प्रेजेंट थे वो 50 थे, तकरीबन 50 थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उन 50 एलिमेंट्स की इन्होंने ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो जब ये ग्रुपिंग कर रहे थे तो ये सिर्फ 3 ही ग्रुप्स बना पाए। तो एक तो ये होता है कि प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उन एलिमेंट्स को हम इकट्ठे रखेंगे। दूसरा इन्होंने लॉजिक दिया कि जो पहला एलिमेंट है, जैसे कि 3 ग्रुप दिए, 3 में पहला ग्रुप है एल्कली मेटल ग्रुप। मैं ये सब समझाऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है और जो तीसरा एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है, अगर आप इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे, अरिथमेटिक मीन का मतलब अगर आप इन 2 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये अरिथमेटिक मीन है। तो जो डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा, ठीक है, 39 + 7 कितना हुआ 46, 46/2 कितना हुआ 23,
राइट। तो इन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है और जो तीसरा एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, अगर आप उन दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकल आएगा। ये इनका कॉन्सेप्ट था जब इन्होंने ट्रायड्स बनाए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो डोबो-हाइनर ट्रायड में ऐसे एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया था जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ऑल्सो इनके हिसाब से एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, माइंड दैट इट इज़ नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं ग्रुप्स की। डोबो-हाइनर ने 3 ग्रुप्स दिए, ट्रायड्स ही दिए, मतलब 3-3 एलिमेंट्स की टुकड़ी दी, लेकिन ऐसी 3 टुकड़ियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। पहला कहलाया जाता है एल्कली मेटल ग्रुप। एल्कली का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स होंगे। ये रहेगा एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मैंने सिंबल्स लिख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनकी क्या खासियत है, केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप इनको पानी से रिएक्ट करते हैं तो ये एल्कली बनाएंगे। एल्कली का क्या मतलब होता है, बेस बनाएंगे। जैसे अगर लिथियम का रिएक्शन पानी से करा दो तो LiOH बनाएगा, सोडियम का रिएक्शन करा दो NaOH बनाएगा, पोटेशियम का रिएक्शन करा दो KOH बनाएगा। आप जानते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है वो बेस होता है, बेस को ही हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, तो एल्कली बनाएगा और वाटर रिलीज होगा। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आप ये ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि अगर कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसे हम एल्कली कहते हैं या बेस कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, और तीसरी मोनोवेलेंट है, यानी इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। आप देख लीजिए, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे पर्टिकुलरली तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे मोनोवेलेंट है। इनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 और 8। जो इसका एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो है 3, तो 2 1 हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 281, 2881। ठीक है, देख रहे हैं आप, तीनों के तीनों एलिमेंट्स में अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर वाले शेल में तीनों के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। तीनों बातें सिद्ध हो गई। इसका मतलब वाकई में ये जो ट्रायड्स था इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। इन द टर्म्स ऑफ सारे मेटल्स हैं, वेरी गुड, सारे के सारे पानी से रिएक्ट करेंगे तो एल्कली और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया। और तीनों के तीनों मोनोवेलेंट है, यानी उनके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हर एक के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और फिर से इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि डोबो-हाइनर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो अरेंजमेंट कर रहे थे, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर नहीं है, एटॉमिक मास के बेसिस पर है। पर जब ये कहते हैं कि मैं ऐसे एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहा हूँ जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तब उनको मोनोवेलेंट का जिक्र करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा जो ग्रुप इन्होंने बनाया वो था एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। अब इस एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ये हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जितने भी हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं, आप जानते हैं, आप ऑलरेडी मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ कर आए हैं। सारे के सारे मेटल्स हैं। दे आर ऑक्साइड्स, देयर ऑक्साइड्स आर एल्कली। ऑक्साइड्स आर एल्कली का मतलब अगर मानो कि आप ऑक्सीजन से कैल्शियम का रिएक्शन कराएं तो CaO मिलेगा, बेरियम का रिएक्शन कराएंगे तो BaO मिलेगा, और स्ट्रोंशियम का रिएक्शन कराएंगे तो SrO मिलेगा। और ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे एल्कलाइन होते हैं, यानी बेसिक होते हैं। ठीक है, इनका नेचर बेसिक होता है। तो ये भी यहाँ भी बेसिक होते हैं, यहाँ भी बेसिक होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बेसिक बनाएंगे, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एल्कली होती हैं, बेसिक होती हैं। ठीक, इसके अलावा ये डाइवेलेंट होते हैं। डाइवेलेंट का मतलब ये बाहर वाले शेल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो इनके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हर एक एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगी।
यहाँ तो मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके बताया है। मेटल्स नॉन मेटल्स आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। एक बार इनका एटॉमिक नंबर देखिए और बहुत अच्छा होगा अगर आप इनको कॉन्फ़िगरेशन करें। तो आप कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, मतलब शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को बांटेंगे 2881 288 करके, तो आपके पास कैल्शियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में आएंगे, स्ट्रोंशियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में आएंगे, और बेरियम में भी आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आप डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया दूसरा ग्रुप। अब आता है थर्ड ग्रुप, हैलोजन। आप अब जानते ही हैं कि हैलोजन जितने भी होते हैं वो यूजुअली गैसेस होते हैं, और ये नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा पॉज लूँगी। आप ये समझिए कि जितने भी मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स, जितने भी मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मतलब जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इन सब को मिला के आप एलिमेंट्स नाम से जानते हैं। जैसे आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, भले ही XYZ आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो आप स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। उस समय आपका क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन नहीं होता है। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो भले ही मेटल हो, वो नॉन मेटल्स हो या मेटलॉइड हो, उनको एलिमेंट टर्म दिया जाता है। तो हैलोजन के अंडर जितने भी एलिमेंट्स रखे थे डोबोहाइनर ने, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स थे। अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिड बनाएंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिड बनाएंगे। जैसे अगर HCl है तो HOCl बना लेगा, ये भी एसिड ही होता है, ठीक है ना। HCl बना लेगा, ये भी एसिड ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके में दे नहीं रखा है, इसलिए इसके बारे में एसिड बनाता है। अभी आप इसको फर्दर भी पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ के भी आए हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आप, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा सारे के सारे मोनोवैलेंट होते हैं। ये भी आप होमवर्क कर सकते हैं, बहुत प्यारा होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के एटॉमिक नंबर आप देखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि लास्ट में जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 8 10 हो गए और 7, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, शॉर्टेज है एक इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये कहलाया जाएगा मोनोवैलेंट, ठीक है। इसका भी चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ। कैल्शियम 20 होता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 8 8 8 और 8 16 17 18 2, तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आप समझ जाओगे ना, डाइवैलेंट मतलब जिसके पास 2 हो, और ये मोनोवैलेंट क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है जो वो किसी से लेगा। आप ऑलरेडी जो चैप्टर्स पढ़ के आए हैं उसमें ये टर्म आपको पढ़ाया गया है, ठीक। तो कुल मिला के एक बार रिव्यू लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या था। 3 ग्रुप दिए उन्होंने। एल्कली मेटल, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सारे मेटल्स हैं। पानी से रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनाएंगे और मोनोवैलेंट होंगे, ठीक है। पानी से रिएक्ट करेंगे तो बेस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और ये मोनोवैलेंट है। एल्कली अर्थ मेटल, नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन मतलब बेसिक, और ये डाइवैलेंट होते हैं, यानी बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन ग्रुप नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हैं। पानी से रिएक्ट करेंगे तो एसिड ही बनाएंगे। इसको हटा दो, HOCl, पानी से रिएक्ट कर रहा है ना इसलिए, ठीक है। एसिड बनाएंगे और मोनोवैलेंट है, यानी इनको एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है इनके पास, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि इन्होंने कहा था कि मैंने जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि आप पहले एलिमेंट के एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, पहले एलिमेंट के एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब जोड़ेंगे ना तो बीच वाला एटॉमिक मास सटीक निकल कर आ जाएगा। तो वेरी गुड, हमने पहले वाले केस में किया, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 23 आया, वी वर वेरी हैप्पी। सेकंड में आते हैं, जब इन्होंने अब इसको कैलकुलेशन किया ना 40 और 137, जब इन दोनों को जोड़ा 40 + 137 को जोड़ के डिवाइड जब किया 2 से, तो यहाँ आना चाहिए था 88, आना तो चाहिए था 88, लेकिन आता है 88.5। कैलकुलेट करके देख लीजिए भले ही, यानी 0.5 का फर्क हो गया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जब हमने कैलकुलेट किया 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2,
तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 80 ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डोबोहाइनर की थ्योरी थी कि पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को मिला दो, 2 से डिवाइड करो तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो जब हमने ऐसा करने की कोशिश की हेलोजन के केस में तो ये 80 होना चाहिए था, पर हमारे पास जो इसका कैलकुलेशन था वो आया 81.2 और यही बन गई डोबोहाइनर की लिमिटेशन। लिमिटेशन का क्या मतलब होता है? लिमिटेशन का मतलब होता है एक तरीके का ड्रॉबैक, कि आपने जो थ्योरी बनाई उस थ्योरी को आप अच्छे तरीके से समझा नहीं पाए। अब आप से बाकी के साइंटिस्ट तो पूछेंगे ही ना कि भैया तुमने ये कहा था पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को मिला दो तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। चलो पहले में तो आ गया, लेकिन दूसरे में गड़बड़ कैसे हो गई 0.5 की? चलो ठीक है, 0.5 की गड़बड़ इसमें हुई, पर इसमें तो 1.2 की फर्क आ गया, 81.2 हो गया 80 की जगह। तो ये जरा समझा दो कि कैसे हुआ। तुमने ले दे के 3 ही ग्रुप बनाए और तीनों ग्रुप में ये हो गया, ठीक है। तो इस बेसिस पे, क्योंकि ये जो वेरिएशन था एटॉमिक मास में, बीच वाले एलिमेंट्स के बीच का जो वेरिएशन था, ये डोबोहाइनर उसको समझा नहीं पाए, इसलिए इनकी जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड कर दी गई। तो अगर आपसे लिमिटेशन पूछा जाएगा तो आप यही बोलेंगे कि डोबोहाइनर ही ट्राई टू अरेंज द ही इनफैक्ट अरेंज द एलिमेंट्स इन सच अ फॉर्म कि व्हेन यू कैलकुलेट व्हेन यू टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इट विल कम कॉम्प्लीमेंट्री टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। पर वो हुआ नहीं, इस वजह से इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। किसी की थ्योरी को डिस्कार्ड करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति में नॉलेज नहीं है, नहीं, इनके पास बहुत बढ़िया नॉलेज थी। और ये जो ग्रुपिज्म का आइडिया इन्होंने दिया ना कि एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, यही आइडिया फर्दर जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसी ग्रुपिज्म को एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अब आप न्यूलैंड पढ़ेंगे, मेंडलीव्स पढ़ेंगे, फिर आप मॉडर्न जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ओके वाओ, ये जो ग्रुपिज्म वाला सिलसिला इन्होंने डोबोहाइनर ने शुरू किया था कितना बेहतरीन था। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, तो ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर। डोबोहाइनर ट्रायड्स बोलते हैं इसको, ट्रायड्स क्योंकि 3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था। इसमें अब नेक्स्ट हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो पूरे चैप्टर का जेस्ट है, उसमें से तो कई क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग अलग तरीके के। बहुत प्यारा लेसन है, ध्यान से सुनिए। कन्फ्यूजन है तो पूछिए, कन्फ्यूजन पूछेंगे नहीं तो फिर आप रट्टाफिकेशन में जाएंगे। शिक्षालय कभी नहीं चाहता कि आप रट्टाफिकेशन में जाएं, इसलिए हम कहते हैं केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने लक्ष्य की ओर सतर्कता से, सावधानी से, मन भर के मेहनत करके आगे बढ़ते जाइए। सफलता तो आपको 110% मिलेगी। नमस्कार।